ओवैसी के अलग से चुनाव लड़ने और इन्हीं क्षेत्रों के 20-24 सीटों पे चुनाव लड़ने का सीधा सीधा फायदा मिल रहा है। 24 में से 5 सीट वो जीत करके आए हैं और इस क्षेत्र की जो सीटें हैं 24 को, इनमें से 14 सीटें यानी 10 सीटें जो है इनसे छटक रही है। अब इसके साथ साथ जो इस समीकरण में एक और महत्वपूर्ण बात जो सामने नजर आती है वो ये है कि पिछले चुनाव, लोकसभा चुनाव, इन सभी के परिणाम को अगर देख लिया जाए तो उन परिणामों में किस क्षेत्र में किसकी बढ़त ज्यादा है और कहाँ कितनी मेहनत करने की जरूरत है, ये सारा डाटा अब के पास है। तैयारी है वो अधूरी है महागठबंधन की। इस तैयारी को और पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुमार के साथ साथ एनडीए गठबंधन को बिहार की सत्ता से बाहर करने के लिए वो प्लानिंग बना रहा है। आप चिराग पासवान को ले लीजिए, मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार हैं। भारतीय जनता पार्टी में कई चेहरे हैं, आधा दर्जन चेहरे हैं। इसके बाद उपेंद्र कुशवाहा की बात कर लीजिए। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं इनसाइड स्टोरी। इनसाइड स्टोरी में बिहार की राजनीति में कुछ बड़ा होने जा रहा है और ये नीतीश कुमार के साथ होगा और नीतीश बाबू को चित करने का जो प्लान है वो रेडी हो गया है। मास्टरमाइंड कौन है इसका पता लगाया जाएगा और इसके साथ खबर के साथ हमारे साथ बाबा जुड़े हैं जो इनसाइड स्टोरी में सब कुछ साफ कर देंगे कि नीतीश कुमार को खत्म करने की बिहार में कोशिश कौन कर रहा है और कौन है वो जिसके लिए नीतीश कुमार डरे हुए हैं बिहार में आने से। तो सीधा इनसाइड स्टोरी में हम बाबा से जुड़ते हैं। बाबा, नीतीश कुमार को डराने की कोशिश की जा रही है, खत्म करने की कोशिश की जा रही है? विकास, किसी भी खेल को जब आप गंभीरता से देखिएगा उसमें कुछ प्लेयर होते हैं जो बहुत टीम का एकदम जान होते हैं। किसी भी खेल में देखिएगा जो की प्लेयर होते हैं, जैसे फुटबॉल में भी आप देखिएगा बिल्कुल बाबा कि डिफेंडर होता है जो गोल होने नहीं देता है, ऑफेंडर होता है जो गोल करता है, और मिडिल वाला जो होता है वो दोनों के बीच की कड़ी होता है जो गेंद इधर नहीं जाने देता है और आगे गेंद पास करता है। यानी ये पूरी टीम मिल करके काम करती है। लेकिन खास करके की प्लेयर की बात करें तो आप देखिएगा कि कल ही आईपीएल का फाइनल मैच खत्म हुआ। एक प्लेयर के आउट होते ही, श्रेयस अय्यर के आउट होते ही ये बात मान गई थी रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु कि वो मैच में खत्म आ गई है। जैसे ही श्रेयस अय्यर को विकेट गिरा वैसे ही उसको लगा कि अब हम टीम में आ गए हैं और हम मैच जीत जाएंगे, क्योंकि श्रेयस अय्यर ने जिस तरह से प्रदर्शन किया था वो कांस्टेंट प्रदर्शन था और कॉन्स्टेंटली आपने देखा होगा कि हर मैच में स्कोर करते गए। कई मैचों में तो वो आउट भी नहीं हुआ है। ये होता है गेम का। अब ऐसे में जो बिहार में गेम होने वाला है, बिहार में जो फाइनल मैच खेला जाना है बिहार का मैच, उस मैच के लिए नीतीश कुमार तैयारी तो बहुत सारी कर रहे हैं। एक तो उनको अपने लोगों से निपटना है, क्योंकि एनडीए गठबंधन के भीतर जो माहौल बना हुआ है वो आप देख ही रहे होंगे। नीतीश कुमार को लेकर के कोई कह रहा है कि यही मुख्यमंत्री बनेंगे, कोई कह रहा है इन्हीं के नेतृत्व में लड़ेंगे, तो कोई कह रहा है कि नीतीश कुमार को कितनी सीटें देंगे। ये सबसे बड़ा सवाल हो गया है। और इन सभी सवालों में जो दूसरा खेमा है वो नीतीश कुमार कैसे कमजोर होंगे और नीतीश कुमार के कमजोर होने से एनडीए गठबंधन पर कैसे छाप डाला जाएगा, कैसे एनडीए गठबंधन को सत्ता जाने से रोका जा सकेगा, उसकी तैयारी शुरू कर चुके हैं। लेकिन बाबा, इसमें नई खिलाड़ियों की जो एंट्री हो रही है वो काफी अहम हो जाएंगे बिहार की राजनीति में। जो नए खिलाड़ी आ रहे हैं वो किसके तरफ जाएंगे? हाँ, अब नए खिलाड़ियों की जो बात आपने की तो आपको पता है कि नाराजगी किससे होती है। घर का मालिक जो होता है, मुखिया होता है ना, नाराजगी उसी से होती है। आपने देखा होगा घर में अगर खाना बन रहा हो और दाल में नमक ज्यादा हो या दाल घट जाए तो उसका सीधे सीधे जिम्मेवार बनाने वाला नहीं, मालिक होता है कि वो ला कर दिया नहीं होगा। ऐसी स्थिति में जो सारे जो तीर के निशाने हैं वो नीतीश कुमार की तरफ है। चाहे वो सत्ता में बैठे लोग उनके साथी हों, का भी निशाना नीतीश कुमार है, और विपक्ष के तो इनके निशाने पर तो हैं ही। अब सबसे बड़ी बात ये हो गई है कि 2020 में एक ऐसा अवसर आया था जिसमें सबको ये पता चल चुका है कि नीतीश कुमार को कमजोर करने का तरीका क्या है। चिराग पासवान को आगे करके भारतीय जनता पार्टी ने अपना ग्राफ तो बढ़ा लिया लेकिन नीतीश को कमजोर करा लिया। कभी कभी होता है मैच में क्या कि आप फाइनल में अगर चाहते हैं कि जिस टीम के साथ आपको फाइनल खेलना है अगर वो टीम मजबूत है, बाबा, क्योंकि सेमीफाइनल जब भी होता है तो 4 टीमों में होता है, तो आप कमजोर टीम के लिए मैच हार करके भी चाहते हैं कि कमजोर टीम के साथ वो खेलना पड़े कि हम फाइनल में पहुंच जाए। नीतीश कुमार को लेकर के ये तरीके कई तरह से याद किए गए हैं
और जो पिछले 15 सालों में आइडेंटिफाई नहीं हुआ कि नीतीश को चित कैसे किया जा सकता है, तो नीतीश कुमार को कमजोर करके नीतीश कुमार को चित किया जा सकता है और उनकी सीटें कम करके। लेकिन उसके बावजूद भी नीतीश कुमार दोनों गठबंधन में भारी पड़े हैं जी। मुख्यमंत्री दोनों गठबंधन में इस 5 साल में रह चुके हैं वो जी। और अब एनडीए गठबंधन में है, तो एनडीए गठबंधन के लोग को ये मानना है, एनडीए गठबंधन में कई दल जो हैं, इसे आप देखिए, आप चिराग पासवान को ले लीजिए, मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार हैं। भारतीय जनता पार्टी में कई चेहरे हैं, आधा दर्जन चेहरे हैं। इसके बाद उपेंद्र कुशवाहा की बात कर लीजिए, वो भी मुख्यमंत्री के कंटेंडर हैं। माझी ऑलरेडी कह रहे हैं कि मेरा बेटा जो है सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है और वो भी बन सकता है। तो ये सभी परिस्थितियां घुमा करके नीतीश कुमार के कुर्सी तक की तरफ ही देख रही हैं। और विपक्ष में आप देख लीजिए तो आप आईपी गुप्ता की बात कर लीजिए, वो भी मुख्यमंत्री के कंटेंडर है। प्रशांत किशोर की बात कीजिए तो वो भी मुख्यमंत्री के हैं। तेजस्वी की बात कीजिए तो वो भी मुख्यमंत्री के कंटेंडर है। और कांग्रेस बार बार ये कह रही है कि मुख्यमंत्री का फैसला हम चुनाव में करेंगे, जिसमें एक दलित को मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनाने की बात वो कर चुकी है। तो ये सभी परिस्थितियां घुमा फिरा करके कहीं ना कहीं नीतीश की तरफ जा रही हैं और उसकी तैयारी जो है वो शुरू हो चुकी है। अब इस तैयारी में आगे का स्टेप हम बताते हैं कि क्या होने वाला है। अब गठबंधन की जब बात हम करने निकले हैं, तो गठबंधन की बात करने के निकले हैं तो हम सीधे पहले हम पहुंचते हैं महागठबंधन की तरफ। महागठबंधन हर तरह से जो पिछली बार थोड़ी सी कमी रह गई थी उसको समाप्त करके और नीतीश कुमार के साथ साथ एनडीए गठबंधन को बिहार की सत्ता से बाहर करने के लिए वो प्लानिंग बना रहा है। उसके लिए आपको पता है कि पहले से उसके पास एक समीकरण बना हुआ है। तेजस्वी यादव के पास MOI समीकरण है, सामाजिक न्याय की बात जो है, और मलाहों की मलाहों का तो है ही, वो तो एक अलग एक्स्ट्रा जो उनके साथ जुड़ रहा है बोनस। लेकिन MOI समीकरण जो है वो लालू प्रसाद का टेस्टेड एंड ट्रायल समीकरण है। इस समीकरण के आधार पर ही आपने देखा था पिछली बार तो मला उनके साथ नहीं थे, लेकिन फिर भी वो 115 सीट अपने गठबंधन में लेकर के आते हैं और सत्ता के करीब पहुंचते मात्र 12,000 वोटों से वो पीछे रह जाते हैं सत्ता पर पहुंचने के। तो निश्चित रूप से तेजस्वी यादव में वो कैपेसिटी है और खास करके महागठबंधन में वो कैपेसिटी है कि वो लड़ाई में बहुत मजबूती के साथ है। लेकिन इस लड़ाई को और मजबूत बना करके दूर दूर तक जो स्थिति है कि एनडीए गठबंधन सत्ता से बाहर हो जाए, उसके लिए वो अलग अलग काम भी कर रहे हैं। जैसे आपने नाम लिया मुकेश सहनी का। मुकेश सहनी अब परमानेंटली आप मान के चलिए रजिस्ट्री कर दिया है कि हम रहेंगे तो महागठबंधन में रहेंगे, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे और अपने हम डिप्टी सीएम बनेंगे। ये बात उन्होंने कर दी है। सीटों की बात भी हो गई है, सारी चीजें जो है लगभग फाइनल है और कांग्रेस को डराने के लिए भी एक बड़ा हथकंडा जो है कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के पास बना हुआ है। अब इन सारी परिस्थितियों के बाद भी, ये सब कुछ होते हुए भी, भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की अगुवाई वाली एनडीए गठबंधन में जिस तरह से चिराग पासवान का ग्राफ बढ़ा है, जीतन राम मांझी बेहतर कर रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा का गुस्सा जो है, उनके लोगों का गुस्सा हो सकता है कि उभर करके इस बार सामने आ जाए, वो भी शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। ये सारी चीजें घुमा फिरा करके विकास इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि अभी जो तैयारी है वो अधूरी है महागठबंधन की। इस तैयारी को और पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो दो ही कारण हो सकता है। अगर आपके पास 50 रुपया हो, मेरे पास 50 रुपया हो, तो या तो आपको 10 रुपया उधार किसी से लेकर के तब आपको 50 से ऊपर करना पड़ेगा, या हमारे 50 में से 10 खर्चा करा करके 40 करके तब आपका 50 पूरा करना पड़ेगा। यानी किसी भी परिस्थिति में या तो एनडीए गठबंधन को झटका देना पड़ेगा, उसमें से सेंधमारी करनी पड़ेगी उसके वोट में, या उसके वोट बैंक से ज्यादा वोट बैंक लाना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो उसके लिए एक तो आपने देखा होगा कि बराबर पलड़ा हो गया है। जितने सर्वे आए हैं उस सर्वे में 40% के आसपास ही दोनों आकर के टिके हुए हैं। कोई 41 है, कोई 42 है, तो कोई 42 होता है तो कोई 41 होता है, इसी के बीच में सब चल रहा है। यानी कि 20% जो वोट है वो वोट किधर जाता है, और अगर वो वोट छिटक जाता है तो वो वोट किसके तरफ जाएगा, इसको लेकर के सारा समीकरण गढ़ा जा रहा है। अब इसके साथ साथ जो इस समीकरण में एक और महत्वपूर्ण बात जो सामने नजर आती है वो ये है कि पिछले चुनाव, लोकसभा चुनाव, इन सभी के परिणाम को अगर देख लिया जाए तो उन परिणामों में किस क्षेत्र में किसकी बढ़त ज्यादा है और कहाँ कितनी मेहनत करने की जरूरत है, ये सारा डाटा अब आपके पास है। इस डाटा के हिसाब से आप समीकरण को गढ़ेंगे। बिल्कुल। तो इसमें जो 3 लोगों की बात हम कर रहे हैं उसमें सबसे पहला नंबर है AIMIM का। आपने देखा होगा अवैसी ने पिछले चुनाव में अगर वो 5 सीटें नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में लड़ाई होती तो या तो नीतीश कुमार को जाती तो नीतीश कुमार का ग्राफ बढ़ता, या फिर तेजस्वी यादव के पास जाती तो तेजस्वी यादव का ग्राफ बढ़ता। यानी कि वो 15 से 20 हो जाते, तो 20 हो जाते तो उनको 2 ही की कमी रह जाती ना, तो निश्चित रूप से उधर से घट के आता कोई बात।
अब ऐसी स्थिति में ओवैसी की तरफ से ये जो प्रस्ताव रखा गया है, जिस प्रस्ताव में उन्होंने साफ साफ कहा है कि अगर, पहले तो उन्होंने क्या कहा था आपको पता है जी। पहले सीधे तौर पे उन्होंने कह दिया था कि हमारे जो वोट जो विधायक चोर हैं उनसे हम निपटेंगे जी। इस बार 5 नहीं बल्कि 25 विधायक जिता करके हम लाएंगे और बिहार की सत्ता में हम अपनी भागीदारी बिल्कुल बनाएंगे। बिल्कुल। इसके बाद उनकी पार्टी की तरफ से जो बयान आया वो ये आया कि अगर तेजस्वी यादव को वास्तव में जी एनडीए गठबंधन को सत्ता से बाहर करना है तो उसके लिए वो सोचे समझे और एक पटरी पर आकर के मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण नहीं हो, बिखराव नहीं हो, उसके कारण हम एक पटरी पर आ सकते हैं जी। यानी सीधा उन्होंने ऑफर दिया और ये ऑफर कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के लिए बेहतर भी होगा, क्योंकि आप देखिए कि कांग्रेस लगातार उनको परेशान कर रही है, अलग अलग तरह के बयान दे रही है, दिल्ली में बैठक कर रही है। कांग्रेस अगर रहती भी है तब भी ओवैसी के आने से फायदा महागठबंधन को होता है, क्योंकि मुस्लिम वोट जो है बिखराव जो हो रहा था उस बिखराव को रोका जा सकता है। वक्फ बोर्ड के मामले पर मुस्लिम समाज बड़ी नाराज चल रहा है महागठबंधन एनडीए से, और ये महागठबंधन के लिए बेहतर पोजीशन होगा। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, ओवैसी के बाद एक और शख्स है आईपी गुप्ता। आईपी गुप्ता का वोट आपको पता है कि किसको जाता था। आईपी गुप्ता का वोट अब तक जो है एनडीए के पास रहता था, नीतीश कुमार को खुलेआम वोट देते थे क्योंकि उन्होंने इस समाज को आरक्षण दिया था। लेकिन वही आरक्षण छीन जाने के बाद से ये काफी नाराज है आईपी गुप्ता, और आईपी गुप्ता की नाराजगी 20-22 लाख वोटों को तो अगर वो तोड़ के ले जाते हैं तो ये वोट अगर महागठबंधन की तरफ जाता है तो निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं कि महागठबंधन मजबूत होगा। तो दूसरे शख्स आईपी गुप्ता हैं जो दिल्ली में लगातार मीटिंग चल रही है। एक शख्स अगर AIMIM चला जाता है राजद के साथ तो दूसरा शख्स जो है वो कांग्रेस के साथ खड़ा है, यानी यहाँ भी पलड़ा बराबर हो जाता है। अब तीसरे शख्स की तरफ हम आते हैं प्रशांत किशोर, जो इस बार के चुनाव में बहुत सारा अंतर पैदा करने वाले हैं। और प्रशांत किशोर जब अंतर पैदा करेंगे तो निश्चित रूप से आप समझिए कि ये लड़ाई और दूसरे तरफ शिफ्ट करेगी। सबसे बड़ी बात है कि शाहाबाद के क्षेत्र में 22 सीटें हैं। इन 22 सीटों में मात्र 2 सीटें एनडीए गठबंधन के पास है, बाकी 20 पर कब्जा महागठबंधन का। इसके मतलब आप समझ रहे हैं ना कि इस क्षेत्र में एनडीए गठबंधन लगातार चिराग पासवान को पुष्ट कर रही है, बूस्टअप कर रही है। चिराग पासवान देख रहे हैं वहां जाकर के अपनी मीटिंग्स कर रहे हैं, उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा भी उस क्षेत्र में जाकर मीटिंग कर रहे हैं। यानी कि शाहाबाद के क्षेत्र पर अभी भी पकड़ महागठबंधन की है, और अगर ओवैसी आ जाते हैं तो जो मुस्लिम वोट इधर छटकता है तो वो वोट भी वहां चला जाएगा। यानी 22 का आंकड़ा है उसमें से कितना महागठबंधन से और 2 बचा हुआ है 2 है वो छीन लिया जाए, इसकी तैयारी कर रहे होंगे। दूसरी तरफ आप अगर देख लीजिए तो मगध के क्षेत्र में 40 सीटें हैं। इन 40 सीटों में 28 सीट जो है वो एनडीए गठबंधन के पास है, महागठबंधन के पास है, इंडिया गठबंधन के पास, और 12 सीटें जो हैं वो एनडीए गठबंधन के पास। यानी ये दूसरा ऐसा क्षेत्र है जहां पर एनडीए गठबंधन कमजोर है और यहां भी ओवैसी फैक्टर चलता है। यानी कि मुस्लिम समाज का मगध के क्षेत्र में भी बहुत सारे ऐसे विधानसभा है जहां वो अंतर पैदा करते हैं। तो एक सबसे दूसरा जो है सबसे महत्वपूर्ण कारण हो गया। और तीसरा सीमांचल की बात कर लें तो इसमें पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, कटिहार, इसकी अगर बात करते हैं आप तो इसमें 24 सीटें हैं। इन 24 सीटों में अभी जो है एनडीए के पास 14 सीटें हैं और इंडिया गठबंधन के पास 5 सीटें हैं। ये सबसे बड़ा ट्विस्ट है। और ये कारण क्यों हुआ है आपको पता है। ओवैसी के अलग से चुनाव लड़ने और इन्हीं क्षेत्रों के 24 सीटों पर चुनाव लड़ने का सीधा सीधा फायदा मिल रहा है। 24 में से 5 सीट वो जीत करके आए हैं, और इस क्षेत्र की जो सीटें हैं 24 को, इनमें से 14 सीटें यानी 10 सीटें जो है इनसे छटक रही है। 5 तो ओवैसी के पास है और बाकी के लोगों के पास 5 है। सीधी तौर पर ये 24 सीट टारगेट पर है, और ये 14 सीट अगर ओवैसी के आने से पलट जाता है, क्योंकि 24 ही नहीं, इसके अलावा आप देख लीजिएगा तो मिथिलांचल के क्षेत्र में भी ये असर करेगा। सीधी तौर पे आप देख सकते हैं कि नीतीश कुमार को चित करने वाला जो प्लान है वो पूरी तरह से रेडी हो गया है। और इसका मास्टरमाइंड कौन है? अवश्य तेजस्वी। तो निश्चित रूप से इसका मास्टरमाइंड जो है वो ये 3 लोग हैं। इनको भी पता है, प्रशांत किशोर को भी पता है कि अगर लड़ाई दोनों पक्ष में होगी, सीधी लड़ाई होगी, तो उसमें उनको फायदा हो सकता है और वो अंतर पैदा कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये बात आप मान के चलिए कि 3 लोग जो हैं वो खेल भंडोल कर सकते हैं, या फिर जो हम बार बार कह रहे हैं कि हंग असेंबली होगी, इसकी स्थिति पैदा हो सकती है। लेकिन प्रशांत किशोर की बात करें तो प्रशांत किशोर के जो उपचुनाव हुआ उसमें प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। देखिए आप उस हिसाब से कह रहे हैं कि प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, लेकिन जो पहली बार चुनाव में उतरता हो
और लगभग 10,000 के आसपास हर बूथ पर एवरेज वोट लेके आता हो, उसको आप प्रदर्शन कैसा कहिएगा? मिला जुला करके तो प्रदर्शन उसी लायक था। अगर प्रशांत किशोर नहीं उतरते तो आपको लगता है कि क्या जो सीटें पारंपरिक चल रही थी वो सीटें बेलागंज की सीट हार जाते? ऐसा तो लग नहीं रहा था। लेकिन प्रशांत किशोर जाकर के वहां अंतर पैदा किए ना, 20 से 22,000 वोट, 25,000 वोट लेकर के आए। तो ये सभी परिस्थितियां कहीं ना कहीं घुमा फिरा करके इस बार के चुनाव में, और लोग चाहते भी हैं कि हमारे पास विकल्प आए, और अगर इन सबके बावजूद एक विकल्प बन जाता है और ये गठबंधन मजबूत होते हैं, क्योंकि अभी सीट शेयरिंग का समझौता नहीं हुआ है, तो अभी परिस्थितियां जो है उसके आधार पर हम बता रहे हैं। लेकिन सीट शेयरिंग के समझौता के बाद क्या होगा, किस तरह की परिस्थितियां बदलेंगी, ये अभी देखना बात। लेकिन बाबा, बिहार का चुनाव नजदीक है, बस चंद महीने बाकी है। तीसरे मोर्चे की भी बात हो रही है। अगर आईपी गुप्ता और ओवैसी की नहीं बन पाती है महागठबंधन में, तो क्या तीसरे मोर्चे की ओर जाएंगे? तो कितना फायदा होगा इस तीसरे मोर्चे को, या एनडीए को घाटा, और या महागठबंधन को? देखिए, हर चुनाव में एक मोर्चा अलग से बना रहा है जी। इस बार भी तीसरे मोर्चे की कल्पना की जा रही है, लेकिन तीसरे मोर्चे का स्वरूप कैसा होगा हम उसके बाद उस पर विश्लेषण कर सकते हैं। लेकिन एक संभावनाओं पर आपने बड़ा अच्छा पॉइंट कहा, तो उन संभावनाओं पर हम एक विश्लेषण जरूर करेंगे कि अगर तीसरा मोर्चा बनता है तो उसकी परिस्थितियां क्या होंगी और कौन कौन उस तीसरे मोर्चे में अंतर पैदा कर सकता है। हम निश्चित रूप से इस पर एक विश्लेषण जरूर करेंगे। चलिए, तो इनसाइड स्टोरी देख रहे थे आप, जहां पर नीतीश कुमार को चित करने की जो प्लानिंग है वो रेडी हो गई है, और ये प्लानिंग में अहम भूमिका में आईपी गुप्ता, प्रशांत किशोर और ओवैसी का जो फैक्टर है वो देखने को मिलेगा। इस वक्त महागठबंधन से आईपी गुप्ता, ओवैसी की जो मीटिंग है लगातार चल रही है, और इस मीटिंग का क्या कुछ फैसले आएगा इसका सभी को इंतजार है। लेकिन प्रशांत किशोर की अलग रणनीति सभी को परेशान करने के लिए जरूर तैयार है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा भारत लाइव के साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।